अब हम दूसरा यहां पर डिस्कस करेंगे, दूसरा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल को, जहां पर हम लोग सीख रहे थे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव के लिए है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और इंट्रोगेटिव में सिर्फ डिड, और अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना सीख रहे थे। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि जब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करें और स्टडी करें तो एक तो हम अभी तो आपको क्या बता रहे हैं, वर्ब फिल करना बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, मैं ट्रांसलेशन का थोड़ा सा आपको बेस बता रहा हूँ, बाकी डिटेल तो हमारा प्रैक्टिस क्लास में चलेगा ही चलेगा। एक आपको बेस यहाँ से क्लियर हो जाएगा वीडियो को देखने के बाद में। तो अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में अगर मान लीजिए कोई भी हमारा हिंदी का वाक्य है तो हम उस हिंदी के सेंटेंस को, वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो उस तरीके के हिंदी के वाक्यों की किसी न किसी शब्दों पर तो वो समाप्त हो रहे होंगे ना, तो वो शब्द कौन से हैं वही ध्यान बनाए रखना। उनकी हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है, सुनो। ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या लगा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। मैं तेजी से बोल देता हूं, अब तुमसे कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा तो ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, और कोई पूछे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिंदी वाक्यों को पहचानने के लिए बस ये देखो उनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा है कि नहीं लगा है, बस, ठीक है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और इनके एडवर्बियल कौन से लगे होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं पर भी आप नोट डाउन करते जाइएगा कि अगर ये शब्द लगे हों तो समझ जाइए कि ये वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्या लगा होगा साथियों, देन लगा होगा, इन दोज डेज अगर लगा हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, डेट, एट डेट या एनी टाइम, तो बाकी काय का है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग करोगे, प्लस में आई के साथ भी क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई को सिंगुलर माना जाता है। दूसरा, कोई भी हमारा बहुवचन है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। हमने क्या समझाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, देखो कुछ नहीं, आप बस ध्यान रखो हमें क्या क्या चीजें पढ़ना होती हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड, इसके बाद कौन या किसने, फिर कितना कितनी कितने वाले वाक्य, ठीक है, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसके किसके या कौन नहीं, इतने तरीके के वाक्यों को हमें पढ़ना होता है और ज़्यादातर इसी तरीके के वाक्यों को पूछा जाता है। बाकी तो ट्रांसलेशन, अगर आप स्टोरी बनाते हो या स्टोरी को ट्रांसलेट करते हो, कोई भी हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करने में ये हमारी बहुत मदद करती है। तो उसके लिए आपको पूरा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन से ही काम नहीं चलने वाला है, उसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, दुनिया भर का जितना भी आपका वोकैब पोर्शन में हो जाता है, आपका सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको क्या करती हैं, ट्रांसलेट करने में मदद करती हैं। इसके अब मतलब मैं तो सीधे से यही कहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छा ट्रांसलेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छे से, चाहे वो इंग्लिश को हिंदी में चाहे हिंदी को इंग्लिश में, तो उसके लिए आपके होल ग्रामर पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, तभी आप एक शुद्ध ट्रांसलेशन कर पाओगे अच्छे से, अदरवाइज आप गलतियां करोगे। तो इसका क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखेंगे। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो तो तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल कह देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छा समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल, कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी, ठीक है। तो देखो कुछ अधिकारी की अंग्रेजी क्या आएगी, सम ऑफिसर्स, और सम ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल है, तो हमारा क्या आएगा वर्ब, प्लस में पूछताछ करने की अंग्रेजी कॉन्टिन्यूअस है तो इंक्वायरी नहीं आएगी, इंक्वायरिंग आएगा, ठीक है, या इन्वेस्टिगेटिंग भी आ सकता है।
अगला, छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे थे, तो छोटे बच्चे की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, लिटिल चिल्ड्रन। और ये भी देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद अदर वर्ड, यानी कि लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द होम। ठीक है, यानी कि छोटे बच्चे घर से बाहर खेल रहे हैं, तो लिटिल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द होम। मैं वहां इंतजार कर रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, तो बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो चलो देखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार क्या आता है। सब्जेक्ट हमारा आई है, तो क्या लगाएंगे, वाज। आई वाज वेटिंग देयर। सब्जेक्ट लगा करके बाकी को पीछे से बना लिया करो, ज़्यादातर सहूलियत मिलती है। और बाकी स्ट्रक्चर तुम्हारे पास होता है कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर बाज वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इस तरीके के वाक्यों को रखना होता है। लेकिन समस्या ये हो जाती है बच्चों के सामने, विद्यार्थियों के सामने, कि वो हिंदी में नहीं पहचान पाते कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी। ये तो चलो हमने बता दी, रहा था, रही थी, रहे थे, तो बाज वर्ब आ जाएगा आपका लगा हो। तो मेन वर्ब में भी पहचानने में नेगेटिव नहीं है तो नहीं कि नेगेटिव नॉट लग जाएगा। मेन वर्ब को भी पहचानने में फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो भी लगा होगा वो मेन वर्ब होगा। जैसे दे वर नॉट ओबिंग, पालन करने की, आज्ञा पालन करने की अंग्रेजी क्या होती है, ओबिंग। अगला एग्जाम्पल देखो, मेरे पिताजी मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, तो माई फादर वाज नॉट, अब गिविंग, यहां पे क्या होगा, वाज नॉट गिविंग मनी टू मी। पूरा कर लीजिए, गिविंग मनी टू मी, यानी कि मेरे पिता मुझे पैसे नहीं दे रहे थे। तो पहले माई फादर, रहा था, रही थी, रहे थे की अंग्रेजी वाज, नेगेटिव है तो नॉट, देने की अंग्रेजी गिविन, मुझे यानी कि गिविन मनी पहले लगा लो। और हमने क्या बताया कि मनी क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टू मी यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर लगा लो, या आप इसे भी पहले रख सकते हो। तो एक वाक्य ऐसे भी बन जाएगा कि माई फादर वाज नॉट गिविंग मी मनी। ठीक है, जैसे भी तुम्हारा मन करे वैसे इसको ट्रांसलेट कर लो। हम जाना नहीं चाह रहे थे, तो वी वर नॉट विशिंग टू गो, यानी कि हमारी जाने की इच्छा वहां नहीं थी, हम जाना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया, आप ध्यान बनाए रखिएगा, वाक्य कैसे शुरू होगा, क्या शब्द से। जब कोई भी हिंदी का वाक्य हमारा क्या शब्द से शुरू हो, तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अगर वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और जोड़ दीजिएगा। अब इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में देख लो, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड में क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपका दे रखा है, क्यों, कहां, कब, कैसे, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो और वो वाक्य बीच में आए, तो हम उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो जब तक वाक्य कॉन्टिन्यूअस रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम लगाते रहेंगे, ध्यान बनाए रखना। ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं पहले भी बता चुका हूं। बाकी हमने ये भी बताया है कि किससे क्या पता चलता है, सब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हिंदी में हम कैसे पता करते हैं वाक्यों में, वो सब चीजें मैं प्रीवियस वीडियो में पहले भी बता चुका हूं, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे, तो देखो वाक्य की शुरुआत कहाँ से है, क्या से है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब बाज या बर में से क्या लगाएं, तो आप ये सब्जेक्ट देखा करो, ये सब्जेक्ट देखो हमारा प्लूरल है, यानी कि यू, तुम, तो क्या आएगा, बर। तो वर यू एंजॉयिंग द रेन, क्या तुम बरसात का आनंद ले रहे थे। तुम्हारी माता जी कंडा देखे हैं, गांव में होते हैं ये गोबर के उपला जिसे कहते हैं। ठीक है, तो उपला तुमने देखा होगा गाँव में खाना बनाने के लिए या जलाने के काम में आता है। कंडा गोबर का थोपा पाथा जाता है। ठीक है, तो अगर हम अपने गांव की भाषा में बोले तो कह सकते हैं कि जैसे अगर हम गांव में जाते हैं तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि गोबर लेके कहाँ जा रहे होगे, तो बताते कौन है, पतनौरे में जा रहे हैं, कंडा थोपने होंगे हमको। तो उस तरीके से जो कंडे की बात आती है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं कि तुम्हारी माता जी कंडे शब्द समझ गए होंगे, शायद जो रूरल से हैं, देहात से हैं, तो वो हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझते होंगे ये कंडे उपला क्या होते हैं। ठीक है, इनकी अंग्रेजी होती है डंग केक्स।
डंग मीन्स होता है गोबर और केक्स वो उसी तरीके का केक टाइप का बना होता है, इसलिए। तो चलो बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हारी माताजी कंडे कहाँ ले जा रही थी? तो बेयर वाज योर मदर ब्रिंगिंग द डंग केक्स। इसके बाद नेक्स्ट, वह नदी में क्यों तैर रहा था? तो वाई वाज ही स्विमिंग इन द रिवर। भाई क्यों, कहाँ, कब, कैसे, देखो वाक्य बीच में कहाँ आया, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लगा लो, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अदर वर्ड। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर कहीं पर भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट को और ऐड कर देना है, बाकी सारी चीजें पूरा का पूरा प्रोसीजर पहले जैसा रहेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट, अगर वाक्य नेगेटिव है तो नॉट, फिर प्लस में कॉन्टिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले, क्वेश्चन वर्ड, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। अब देखो एग्जांपल देख लो, घड़ी में 4 क्यों नहीं बज रहे थे? तो वाई इट वाज नॉट 4 o'clock। अगला, क्या बंदर घेंगे को नहीं देख रहा था? तो क्या शब्द देखो वाक्य की शुरुआत में आए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे। तो वाज मंकी नॉट वॉचिंग दी स्नेल। स्नेल मीन्स होता है घोंगा, घेंगा या घोंगा, ये पानी में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल देखो, बे पक्षी क्यों नहीं उड़ रहे थे? तो वाई वर दोज वर्ड्स नॉट फ्लाइंग। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, अगर वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लगा लो, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाओ, नॉट है तो नॉट लगा लो, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक जानकारी टेंसेस के बारे में। फिर भी इसमें कौन नहीं या किसने नहीं, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में कौन या किसने, कोई भी हिंदी वाक्य है और उसमें कौन या किसने आ जाए तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाइएगा, और इसके बाद हु के बाद बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कौन नहीं किसने नहीं आ जाए तो हु प्लस बाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके के वाक्यों में कितना, कितनी, कितनी, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके आदि शब्द आ जाएं तो इस तरीके के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनमें उनसे संबंधित नाउन को भी हम इन्हीं के पास में लगा लेते हैं। तो कितना, कितनी, कितने की अंग्रेजी लगाया करोगे सबसे पहले, फिर नाउन उससे संबंधित रख लेना, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन जो भी आपका नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट जो भी हो उसको रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को। किसको? पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो दोस्तों आज